नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर डीएस कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड जीके। आज हम पढ़ने वाले हैं अनयूजुअल सेंटेंसेस। देखिए दोस्तों, हमने टेंस पढ़ लिए हैं। अब हमारी फाउंडेशन क्लास पूरी हो चुकी है। आज आप अंतिम फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे हैं जिसमें आप अनयूजुअल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कुछ सेंटेंस टेंस के तर्ज पर नहीं बनते हैं, तो उसमें कौन से फॉर्मूला लगवाएंगे हम जिससे कि अनयूजुअल सेंटेंस बन जाए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं स्पेशल क्लास फॉर अनयूजुअल सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम ये स्पेशल क्लास पढ़ेंगे। कल से आपको एडवांस लेवल की ग्रामर और उसके रूल्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अनयूजुअल सेंटेंस यानी अनोखे वाक्य, असामान्य वाक्य। असामान्य वाक्य यानी ऐसे वाक्य जो टेंस से थोड़ा हटकर बनते हैं दोस्तों। टेंस से हटकर कैसे? हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, या किसी समय से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इस तरह के वाक्य थे। अब अगर हमें यह बोलना है कि मुझे यह दूध पीना है, मुझे यह काम करना है, मुझे स्कूल जाना था, मुझे उससे उधार पैसे देने थे, इस तरह के वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे जिसमें कि पीछे ना और है आता है दोस्तों। ना और है हमारी जो मूल क्रिया होती है, यानी आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, सोना, इन क्रियाओं के पीछे ठीक इनके बाद ही है या था आने पर हम लोग वाक्य कैसे बनाएंगे। ये थोड़े अनयूजुअल सेंटेंस होते हैं दोस्तों, आप सीख जाएंगे। आज के कॉन्सेप्ट आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। आज होने वाली हमारी बहुत स्पेशल क्लास, ये क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है। तो देखते रहिए हमारा चैनल डीएस कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड जीके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंफिनिटिव क्या होता है दोस्तों। पहले इंफिनिटिव को समझ लीजिए। इंफिनिटिव का मतलब होता है दोस्तों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हमें टेंस में या किसी वाक्य में एक से अतिरिक्त वर्ब दिखे, यानी एक वर्ब के बाद कोई और वर्ब दिखे, तो मुख्य क्रिया के अलावा जो अतिरिक्त वर्ब है उसको हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखने को ही इंफिनिटिव कहते हैं दोस्तों। इंफिनिटिव आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। इंफिनिटिव का प्रयोग बी फॉर्म के साथ होने पर, यानी पहले बी फॉर्म और उसके बाद इंफिनिटिव लगने पर उस वाक्य का अंत कैसे हो जाएगा? कार्य करना है। या तो प्रेजेंट में होगा तो क्या हो जाएगी बात? कार्य करना है। और या फिर पास्ट में होगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? कार्य करना था। यानी यह कार्य करना था। कोई भी करता होगा उसे यह कार्य करना था, मुझे यह कार्य करना था, इस तरह की बात हो जाएगी दोस्तों। चलिए हम लोग वाक्य देखते हैं। वाक्य जैसे मुझे यह कार्य करना है, मुझे यह कार खरीदनी थी, ऐसे वाक्य बनाना सीखेंगे हम दोस्तों। देखिए इंग्लिश में हम लोग इसमें कौन से नियम अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए बी फॉर्म का मतलब क्या होता है? इज एम आर। प्रेजेंट में हम लोग बी फॉर्म में क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। और पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? वाज और वर। तो इज एम आर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से वाक्य क्या बनेगा? कार्य करना है। फिर वाज वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से क्या बनेगा दोस्तों? कार्य करना था। इस तरह की बात बन जाएगी। देखिए दोस्तों, वाक्य बनाते हैं हम लोग। मुझे यह कार्य करना है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी दोस्तों? मुझे को इंग्लिश में कहेंगे आई, और हम लोग बी फॉर्म में आई के साथ क्या लगाते हैं वो लगाना है। देखिए दोस्तों, यह आपका करता है और यह आपकी मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया यहां पर यह है, सिर्फ है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई के साथ एम लगाएंगे दोस्तों, आई एम। फिर यह कार्य करना है। कार्य करना, करना आपकी एडिशनल वर्ब है दोस्तों। एडिशनल वर्ब यानी अतिरिक्त क्रिया है, तो अतिरिक्त क्रिया को किस में रखना है? टू के साथ। आई एम टू डू, यानी मुझे करना है। क्या करना है? यह कार्य। दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करना
है। फिर पास्ट देखिए दोस्तों, मुझे यह एक कार खरीदनी थी। पास्ट में लगाना होता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वाज वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे वाक्य बनेगा कार्य करना था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे एक कार खरीदनी थी, मुझे को कहेंगे आई, और था थी थे को हम लोग क्या कहते हैं, वाज और वर्ब। तो आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, वाज लगता है। आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो आई वाज, फिर खरीदनी थी, ये अतिरिक्त वर्ब है, यानी हमारी एडिशनल वर्ब, इसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आई वाज टू बाय, बाय यानी खरीदना, आई वाज टू बाय अ कार, मुझे एक कार खरीदनी थी। खरीदने के लिए हम लोग वर्ब परचेज भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें यह खेल खेलना है, तुम्हें को कहते हैं इंग्लिश में यू, और खेलना है के लिए क्या आएगा, यू के साथ लगता है दोस्तों आर, तो यू आर, फिर खेल खेलना है, खेलना दूसरी वर्ब है तो उसको टू के साथ लगा देंगे, यू आर टू प्ले, यानी तुम्हें खेलना है। क्या खेलना है दोस्तों, दिस गेम, यानी यह खेल खेलना है। फिर आगे देखिए, तुम्हें उसे बचाना था, तुम्हें को कहते हैं इंग्लिश में यू, उसे बचाना था के लिए आएगा यू वर, यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, वर, यू वर टू, बचाना को क्या कहते हैं, सेव, यू वर टू सेव, यू वर टू सेव हिम, तुम्हें उसे बचाना था। ठीक है दोस्तों, यह कार्य जो भी हो रहे हैं यह अनिवार्यता के साथ नहीं कहे जा रहे हैं, यह हमारी आवश्यकता के लिए कहे जा रहे हैं कि मुझे यह कार्य करना है और मुझे यह कार्य करना था। अगर अनिवार्यता के साथ कह दिया जाए, यानी आपको जरूरी यह कार्य करना ही है, तो उसमें हैज टू और हैव टू लगेगा, जो हम आगे पढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे यह पुस्तक पढ़नी है, उसे यह पुस्तक पढ़नी है, उसे को कहेंगे ही, है के लिए क्या आएगा दोस्तों, ही के साथ लगता है इज, ही इज टू रीड, यानी पढ़नी है, ही इज टू रीड, क्या पढ़नी है, यह पुस्तक, ही इज टू रीड दिस बुक, उसे यह पुस्तक पढ़नी है। आगे देखते हैं, उसे एक गीत गाना था, पास्ट में लिख रहे हैं हम लोग, उसे एक गीत गाना था, ही, और गाना था के लिए क्या आ जाएगा, वाज, ही वाज टू सिंग, यानी उसे गाना था, ही वॉज टू सिंग अ सॉन्ग, उसे एक गीत गाना था। चलिए दोस्तों आगे, हमें वहां जाना है, हमें को कहते हैं बी, और जाना है के लिए क्या आएगा, आर, हमें वहां जाना है, वी आर, हमें जाना है, तो टू गो, कहा जाना है, वहां, वहां के लिए शब्द आएगा दोस्तों देयर, वी आर टू गो देयर, हमें वहां जाना है। फिर हमें उस समय कूदना था, हमें यानी बी, और था के लिए आ जाएगा वर, वी वर, और कूदना था तो टू जंप, वी वर टू जंप, यानी हमें कूदना था। उस समय के लिए हम लिखेंगे एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, यानी उस समय कूदना था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, उसे आज भोजन पकाना है, उसे आज भोजन पकाना, उसे को हम लिख देते हैं सी, पकाना है, सी इज टू कुक फूड टुडे, उसे आज भोजन पकाना था। देखिए दोस्तों कैसे बना है, यह आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी मुख्य क्रिया है, टू के बाद जो कुक लगा हुआ है यह आपकी एडिशनल वर्ब है, फिर फूड आपका ऑब्जेक्ट है, और आज आपका समय है, एडवर्बियल कहते हैं इसको। उसे आज आना था, सी वाज टू कम, उसे आज आना था, सी वॉज टू कम टूडे, उसे आज आना था, सी वॉज टू कम टूडे। फिर उन्हें अंग्रेजी सीखनी है, उन्हें को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों दे, और दे के साथ ये क्या हो जाएगा, आर, दे आर टू लर्न, यानी सीखने को क्या कहते हैं, टू लर्न, दे आर टू लर्न, और क्या सीखनी है, इंग्लिश, दे आर टू लर्न इंग्लिश। उन्हें भोजन ग्रहण करना था, उन्हें को कहेंगे दे, और करना था इसलिए क्या आ जाएगा, वर, ग्रहण करना को कहते हैं हैव या टेक कहते हैं दोस्तों।
तो दे वर टू हैव मील, भोजन को कहते हैं मील, पका हुआ खाना मील, कच्चा खाना फूड होता है दोस्तों। ठीक है, यह आपके कॉन्सेप्ट हुए बी फॉर्म के साथ इंफिनिटिव लगाकर किस तरह के अनयूजुअल वाक्य बनते हैं वो सिखाया हमने दोस्तों। हम आगे सीखेंगे हैव फॉर्म के साथ किस तरह के अनयूजुअल सेंटेंस बनते हैं। आइए आगे चर्चा करें। आगे चर्चा करने से पहले दोस्तों हमें एक और नियम सीखना है जो कि इन्हीं वाक्यों के साथ हमें एडिशनल चीज सिखाएगा। देखिए, अबाउट टू यानी अबाउट टू लगा देने से इन वाक्यों में क्या फर्क पड़ेगा। अबाउट टू लगा देने से इन वाक्यों का मीनिंग हो जाएगा वाला, यानी कार्य करने वाला, कोई भी कार्य करने वाला। ऐसे वाक्य जिसमें कि हमें बोलना पड़े कि वह यह कार्य करने ही वाला है या करने ही वाला था, तो हम लोग उसमें क्या लगा देंगे, अबाउट टू। टू की जगह हम लोग लगा देंगे अबाउट टू। देखिए दोस्तों, यह वाक्य है कि मुझे यह कार्य करना है, इसका अबाउट वाला सेंटेंस क्या बोलूंगा मैं, कि मैं यह कार्य करने ही वाला हूं। तो इंग्लिश में क्या बन जाएगा, आई एम अबाउट टू, यानी यहां पर आपको अबाउट लगाना है दोस्तों। आई एम अबाउट टू डू दिस वर्क। फिर मुझे मैं ये एक कार खरीदने ही वाला था, तो क्या बन जाएगा, आई वॉज अबाउट टू बाई अ कार। ये देखिए दोस्तों, तुम्हें यह खेल खेलना है का वाक्य वाला में कैसे बनेगा, कि तुम यह खेल खेलने ही वाले हो, तो क्या बन जाएगा, यू आर अबाउट टू प्ले दिस गेम। और तुम्हें उसे बचाना था का वाक्य कैसे बनेगा, कि तुम उसे बचाने ही वाले थे, तो यू वर अबाउट टू सेव हिम। फिर देखिए, वह यह पुस्तक पढ़ने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू रीड दिस बुक। और वह गीत गाने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। यानी यहां पर ठीक मुख्य क्रिया के बाद में हम लोग अबाउट लगा रहे हैं। देखिए, वह हमें जाना है, इसका क्या बनेगा, हम जाने ही वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू गो देयर, हम वहां जाने ही वाले हैं। और हम उस समय कूदने ही वाले थे, तो वी वर अबाउट टू जंप एट दैट टाइम। फिर देखिए दोस्तों, उसे आज भोजन पकाना है का क्या बन जाएगा, वह आज भोजन पकाने ही वाली है, तो सी इज अबाउट टू कुक फूड टुडे। और वह आज आने ही वाली थी, तो सी वाज अबाउट टू कम टुडे। फिर देखिए, वे अंग्रेजी सीखने ही वाले हैं, तो दे आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश। और वे भोजन ग्रहण करने ही वाले थे, तो दे वर अबाउट टू हैव मील। ये हमने स्पेशल यूज इन्हीं वाक्यों के साथ पढ़ लिया दोस्तों, ताकि हमें स्लाइड ना चेंज करनी पड़े। आप लोगों का समय बचाने के लिए मैं पहले से आधा लिख कर आता हूं और आपको आधा यहां समझाता हूं। आप लोग हमसे पढ़ते रहिए, आपके लिए इजी से इजी कॉन्सेप्ट लाएंगे इंग्लिश के। देखते हैं हैव फॉर्म के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अनयूजुअल सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे हैव फॉर्म के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग। हैव फॉर्म के साथ इंफिनिटिव लगने पर, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने पर वाक्य में किस तरह के अंत होते हैं। कार्य करना पड़ता है, जब कोई कार्य अनिवार्य रूप से करना है या हमें कार्य करना पड़ता है, तो हम लोग हैव फॉर्म के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर इसका अंत होता है दोस्तों, कार्य करना पड़ता था या कार्य करना पड़ा, इसके लिए लगाएंगे हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए अलग अलग लिख देता हूं मैं आपको। जब भी प्रेजेंट में लिखना है तो हैज टू या हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देवे, तो इससे बन जाएगा कार्य करना पड़ता है। और हैड टू के बाद जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो इससे बन जाएगा कार्य करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स की तरफ। जैसे हमने पढ़ा बी फॉर्म के साथ इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के वाक्य कैसे बने, वैसे ही हैव फॉर्म के साथ इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर वाक्य कैसे बनेंगे। देखते हैं, मुझे दूध पीना पड़ता है, तो मुझे को कहते हैं आई, और कोई भी कार्य करना पड़ता है के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, हैव टू। आई के साथ हैव लगता है इसलिए लगेगा हैव टू। आई हैव टू यानी मुझे
पड़ता है। क्या पड़ता है? दूध पीना पड़ता है। पीना को लिखेंगे ड्रिंक। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। तो आई हैव टू ड्रिंक यानी मुझे पीना पड़ता है। क्या पीना पड़ता है? दूध। दूध को लिखेंगे मिल्क। आई हैव टू ड्रिंक मिल्क। मुझे वहां इंतजार करना पड़ा। पड़ता था वो भी ठीक है, और इंतजार करना पड़ा ये थोड़ी अच्छी भाषा है दोस्तों। मुझे इंतजार करना पड़ा तो आई करना पड़ा तो क्या हो जाएगा? हैड टू। आई हैड टू वेट यानी मुझे इंतजार करना पड़ा, और वहां इंतजार करना पड़ा इसके लिए क्या लगेगा? देयर। मुझे वहां इंतजार करना पड़ा। चलिए दोस्तों, तुम्हें विद्यालय जाना पड़ता है। तुम्हें को कहते हैं यू, और पढ़ता है को कहते हैं हैव टू। यू हैव टू गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाना पड़ता है। विशेषकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन से स्कूल नहीं जाते। तुम्हें खाना पकाना पड़ा। तुम्हें को कहेंगे यू, और पड़ा यू हैड टू कुक फूड। तुम्हें खाना पकाना पड़ा। ठीक है दोस्तों। हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। हमें को कहेंगे वी, और पढ़ती है को कहेंगे वी हैव टू। वी हैव टू। और स्पीक, बोलना को कहते हैं स्पीक। क्या बोलनी पड़ती है? इंग्लिश। तो वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों। हमें सर्दी में नहाना पड़ा। सर्दियों में इसी बात का दुख होता है हमें कि नहाना पड़ेगा, तो क्या होगा? वी हैड टू बेथ। नहाना की वर्ब याद रखिए दोस्तों। बाथ जो वर्ब है, बाथ, बाथ का मतलब होता है स्नान, और बेद, बेद का मतलब होता है नहाना। दोनों में फर्क है दोस्तों। यह बाथ यानी स्नान, यह एक नाउन है, और बेद यानी नहाना, यह एक वर्ब है। स्नान और नहाना में फर्क है। बाथ यानी नहाना, स्नान होता है, बाथ यानी स्नान होता है, और बेद यानी नहाना क्रिया है। दोनों में फर्क है दोस्तों। अगर ये लगाएंगे हमें तो इसके आगे टेक लगाना पड़ेगा। टेक बाथ, वी टेक बाथ, हम नहाते हैं। और डायरेक्ट हम बेद लगा सकते हैं, वी बेद यानी हम नहाते हैं। देखिए, वी हैड टू बेद यानी हमें नहाना पड़ा। किसमें? सर्दी में। इन विंटर, सर्दी में नहाना पड़ा। ठीक है। चलिए दोस्तों, बच्चों को सुबह उठना पड़ता है। बच्चों को सुबह उठना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू, चिल्ड्रन हैव टू। जल्दी उठना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू गेट अप। उठना को कहते हैं गेट अप, और जल्दी उठना पड़ता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यह सबकी समस्या है, विशेषकर बच्चों की। बच्चों को जल्दी उठना पड़ता है दोस्तों। और मुझे अपने बचपन का किस्सा याद आता है कि मुझे भी जल्दी उठना पड़ता था, और लगभग सभी बच्चे चाय पीने में बड़े माहिर होते हैं। तो एक कप चाय पीने के बाद तो एक आंख खुलती है बच्चों की। और देन अगेन बच्चों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह नहीं जाना चाहते हुए, और ऐसे ही नाटक करके सोते रहते हैं। मैं 7 बजे स्कूल होता था तो 7 बजे ही उठता था, 8 बजे प्रॉपर उठता था। जब स्कूल में नींद खुलती थी कि हाँ बस पढ़ाई शुरू हो गई है। चलिए, उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। तो उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता था, उन्हें को कहेंगे दे, और पढ़ता था को कहेंगे हैड टू। दे हैड टू। क्या करना पड़ता था? सहन करना। सहन करना को कहते हैं बियर। दे हैड टू बियर यानी उन्हें सहन करना पड़ता था। क्या सहन करना पड़ता? बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। बहुत कुछ को कहते हैं मच। दे हैड टू बियर मच। ये बच्चों के लिए ही कहा गया है कि बच्चों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता था, यानी नहीं उठने पर पिताजी पिटाई भी कर दिया करते थे। चलिए, अब उसे अपना गृह कार्य पूर्ण करना पड़ता है। उसे को कहेंगे ही या शी, कुछ भी लिख सकते हैं। कार्य करना पड़ता है तो इसके लिए क्या लगेगा? ही के साथ लगेगा हैज टू। क्या लगेगा? हैज टू, क्योंकि ही के साथ हैज लगता है दोस्तों। ही हैज टू कंप्लीट यानी कार्य पूरा करना पड़ता है। ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, हिज होमवर्क। उसे अपना गृह कार्य कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसे डांट खानी पड़ी। यह कोई खाना नहीं है जो खानी पड़ी। डांट
ली जाती है, यानी कोई डांटता है हमें तो वो हमें लगती है, उसे कहते हैं डांट खाना। ठीक है, तो उसे डांट खानी पड़ी, उसे को कहेंगे ही हैड टू। और यहां ग्रहण करना है इसलिए क्या होगा, ही हैड टू टेक स्कॉल्डिंग। ही हैड टू टेक स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग यानी डांट होता है दोस्तों। चलिए, फिर उन्हें अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, उन्हें को कहते हैं दे, और पड़ते हैं को कहेंगे हैव टू। दे हैव टू। धोना को कहते हैं वॉश, और क्या धोने हैं, क्लॉथ्स। दे हैव टू वॉश क्लॉथ्स। ये तो बना कपड़े धोने पड़ते हैं। अब देखो उन्हें बर्तन धोने पड़े, तो बर्तन धोने के लिए क्या आएगा दोस्तों, पहले तो अपना करता आया दे, और पड़े, पड़े के लिए क्या आएगा, हैड टू। दे हैड टू। वॉश नहीं आएगा, अब आएगा दोस्तों क्लीन, क्योंकि बर्तन धोने के लिए क्लीन आता है। बर्तनों को धोना नहीं, बर्तनों को साफ किया जाता है। देखिए दोस्तों, कपड़े धोने के लिए वर्ब काम में लेंगे हम लोग वॉश, और बर्तन धोने के लिए हम लोग वर्ब काम में लेंगे क्लीन। जब हमें कहना है कि मुझे कपड़े धोने हैं तो आई एम टू वॉश क्लॉथ्स, और मुझे बर्तन धोने हैं तो आई एम टू क्लीन यूटेंसिल्स। मुझे बर्तन धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, दे हैड टू क्लीन यूटेंसिल्स, बर्तन को कहते हैं यूटेंसिल्स। ठीक है दोस्तों, ये हुए आपके अनयूजुअल सेंटेंस पूरे। अनयूजुअल सेंटेंस में भी आपके बी फॉर्म और हैव फॉर्म के साथ बनने वाले वाक्य पूरे। आइए दोस्तों, और पढ़ते हैं आगे कुछ और अनयूजुअल सेंटेंस। देखिए, एम्फेटिक सेंटेंस, कुछ वाक्यों को दबाव देकर कहा जाता है दोस्तों। दबाव देकर कहा जाता है, तब हमें एम्फेटिक सेंटेंस का पैटर्न लगाना है। एम्फेटिक सेंटेंस किससे बनेंगे, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, यानी दोनों फर्स्ट फॉर्म एक ही जगह आपको देखने को मिलेगी, पास पास। ये इंग्लिश में एक ही जगह होता है, एम्फेटिक सेंटेंस में ही होता है दोस्तों, कि डू के बाद में फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, डज के बाद फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये एम्फेटिक सेंटेंस में होता है। एम्फेटिक सेंटेंस कैसे होते हैं वो बता दूं मैं आपको। जैसे, मैं पढ़ाई करता तो हूं, मैं विद्यालय जाता तो हूं, मैं दूध पीता तो हूं, मैं रात को सोता तो हूं। इतने ही वाक्य, यानी आधा वाक्य, पूरा नहीं करना इसको। कुछ वाक्य पूरे होते हैं इस तरह से कि मैं पढ़ाई करता तो हूं पर समझ में नहीं आती, मैं सोता तो हूं पर नींद नहीं आती। ये पर लगाकर जो आगे वाक्य पूरा करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ उत्तर देने के लिए काम आते हैं, जो हम किसी के जवाब में दबाव देकर कहते हैं। किसी भी जवाब को दबाव देकर कहते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता तो हूं, मैं विद्यालय जाता तो हूं, मुझे मेले में देखा तो था। इस तरह के वाक्य। ठीक है, चलिए इनकी इंग्लिश बनाते हैं हम लोग दोस्तों। तो इम्पेटिक में क्या लगेगा, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, तो हूं बताने के लिए। डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ता है या ती है बताने के लिए। ता है ती है मतलब तो के रूप में, वह काम करती तो है और वह काम करता तो है, इस तरह से। डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म कैसे, मैंने किया तो था, इस तरह के वाक्य में। ठीक है, चलिए, मैं पुस्तक पढ़ता तो हूं, ये ताहू वाली ही बात है दोस्तों, यानी प्रेजेंट सिंपल ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ब लग जाएगी डू, तो इससे इंफेटिक बन जाएगा, दबाव देकर कहना। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा, आई डू रीड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ता तो हूं, यानी वो के वो चीज दोस्तों सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, डू एक्स्ट्रा है। वर्ब से ठीक पहले डू एक्स्ट्रा लगाने पर, डू डज और डिड एक्स्ट्रा लगाने पर इंफेटिक सेंटेंस बनता है। इंफेटिक सेंटेंस यानी दबाव देकर कहना। ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई जवाब देना है जिसमें हमें कहना है कि मैं ये कार्य करता तो हूं, तो उसमें डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वह यह कार्य करता तो है, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसने ये कार्य किया तो था, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, इंफेटिक सेंटेंस दबाव देकर कहना, जवाब देने में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसने मुझे मेले में देखा तो था, उसने,
शी ही कर देते हैं दोस्तों। उसने मुझे मेले में देखा तो था। ही डिड, था के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? डिड। ही डिड सी मी, यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड आ गया है। ही डिड सी मी इन द फेयर, यानी उसने मुझे मेले में देखा तो था। फिर देखिए दोस्तों, तुम अंग्रेजी सीखते हो, तुम अंग्रेजी सीखते हो वो क्या बनेगा? यू डू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते तो हो। अब पूरा मत कर दीजिए आप इसको कि तुम अंग्रेजी सीखते तो हो पर तुम्हें बोलनी नहीं आती, ऐसा नहीं होगा। तुमने खाना बनाया तो था, यू डिड कुक, यू डिड कुक फूड, तुमने खाना बनाया तो था, यानी तुमने खाना पकाया तो था। अब इसको पूरा ना कर दीजिए आप कि तुमने खाना पकाया तो था पर किसी ने नहीं खाया, इसको इतना ही रहने दीजिए, तुमने खाना पकाया तो था। फिर उन्होंने तुम्हें बुलाया तो था, उन्होंने तुम्हें बुलाया तो था। दे डिड कॉल यू, दे डिड कॉल यू, उन्होंने तुम्हें बुलाया तो था। मैंने तुम्हें पढ़ाया तो था, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो है, तो क्या बनेगा? आई डू टीच यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो है। हमने चोर को पकड़ा तो था, हमने को कहेंगे वी डिड कैच द थीफ, वी डिड कैच द थीफ, हमने चोर को पकड़ा तो था। इस तरह से बना दोस्तों। फिर देखिए, सब आज की क्लास की सबसे स्पेशल चीज, इंस्पिरेशनल वर्ब्स, यानी प्रेरणार्थक क्रियाएं। जो हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है वो क्या होती है वो समझ लीजिए दोस्तों। किसी अन्य से कार्य करवाना, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे रुलाया, मैंने उससे खेत जुतवाया, मैंने उससे कार्य करवाया, यानी किसी और से कार्य करवाना प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है दोस्तों। इंग्लिश में इंस्पिरेशनल वर्ब्स, इसमें दो तरह की वर्ब पढ़ेंगे हम। देखिए, मेक, मेक यानी किसी से कार्य करवाना, और गेट या हैव कार्य किया हुआ पाना। हमारे शरीर पर कोई कार्य किया हुआ पाते हैं, यानी हम अपने लिए कोई कार्य करवाते हैं तो गेट या हैव, और अपने शरीर के अलावा दूसरे के लिए कार्य करवाते हैं तो मेक होता है। देखिए कैसे, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, मैंने को कहेंगे आई, और हंसाना, हंसाना की, देखो हंसाने में हंसाया यानी उससे कार्य करवाया, तो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, क्योंकि पास्ट है दोस्तों, तो आई मेड हिम, यानी मैंने उसे हंसता हुआ बनाया। इस तरह का अर्थ निकलेगा दोस्तों। आई मेड हिम लाफ, यहां आएगी आपकी सिंपल वर्ब, साधारण वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी दोस्तों। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। उसने मुझसे सब्जियां कटवाई, उसने मुझसे सब्जियां कटवाई। सी मेड मी कट वेजिटेबल्स, उसने मुझसे सब्जियां कटवाई। देख लीजिए दोस्तों, ये दुख ही खत्म नहीं होता है, दैट्स वाई मैं शादी नहीं करता। तुमने उनको रुलाया, तुमने उनको रुलाया, तो तुमने को कहेंगे यू, और रुलाया यू मेड देम वीप, तुमने उनको रुलाया। वीप और क्राई दोनों लिख सकते हैं। यू मेड देम क्राई, यू मेड देम वीप। क्राई और वीप दोनों का मतलब रोना होता है। क्राई का मतलब वैसे चिल्लाना होता है दोस्तों, लेकिन हम लोग रोने के रूप में भी यूज करते हैं। उन्होंने हमसे यह करवाया, उन्होंने हमसे यह करवाया। दे मेड अस डू दिस, उन्होंने हमसे यह करवाया। और सबसे स्पेशल सेंटेंस दोस्तों आज का, मैंने बाल कटवाए, मैंने बाल कटवाए को इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट माई हेयर कट, यानी मैंने बाल कटवाए, या फिर आई हैड हेयर कट, दोनों सही है दोस्तों। आई हैड हेयर कट और आई गॉट माई हेयर कट, दोनों का मतलब होता है मैंने बाल कटवाए। ठीक है दोस्तों, किसी से कोई कार्य करना और हमारे शरीर पर धारण करना, उसमें गॉट या हैड लगेगा, और किसी से कार्य करवाना वो भी अन्य कार्य करवाना, तो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड लगा दीजिए आप, और आसानी से वाक्य बन जाएगा। यह होती है प्रेरणार्थक क्रिया, किसी से कोई कार्य करवाना। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट, मैंने बाल कटवाए। एक और वाक्य इसी का लिख देता हूं, आई हैड हेयर कट,
मैंने बाल कटवाए। ठीक है, चलिए, हमने अपनी मूछें पैनी करवाई। हमने को कहेंगे वी, और पैनी करवाई, वी गॉट आवर मुस्टैच। हमारी मूछे, मूछों को कहते हैं दोस्तों मुस्टैच। वी गॉट आवर मुस्टैच ट्रिम, यानी मूछे पैनी करवाई। ट्रिम लिखिए, ज्यादा सही रहेगा, ट्रिम्ड ना करिए। चलिए, देखिए इसमें थर्ड फॉर्म लगा देने से क्या होता है कि काम किया हुआ पाया जाना होता है दोस्तों। काम किया हुआ पाया जाना, तब थर्ड फॉर्म आई है। चलिए, फील, थिंक, वांट और वियर, आज का स्पेशल रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए, नोट करते हैं, फील, थिंक, वांट और वियर, ये वर्ब मैंने यहाँ क्यों लिखी है वो देखिए दोस्तों। कुछ सेंटेंस इस तरह से बनते हैं और उसका हिंदी अर्थ अलग निकलता है। कैसे? मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो आई फील दैट, मुझे महसूस होता है कि समथिंग इज गोइंग टू बी गुड, कुछ अच्छा होने वाला है। और थिंक का मतलब होता है दोस्तों लगता है। आई थिंक दैट यू मस्ट वर्क हार्ड, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, वांट का मतलब होता है चाहना। तुम अगर किसी और से कोई कार्य करवाना चाहते हो तो उससे ये कहोगे, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखो। इस तरह का वाक्य बनेगा दोस्तों। और वियर का मतलब होता है धारण करना। आई वियर ए स्माइल ऑन माई फेस, मैं अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट धारण करता हूं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज के स्पेशल एलिमेंट वाली क्लास पूरी। इसके बाद हम इंग्लिश में एडवांस लेवल के ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे दोस्तों। कल से आपकी एडवांस ग्रामर शुरू हो जाएगी, जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो पढ़ते रहिए इंग्लिश मेरे साथ, यानी आपके अपने इंग्लिश गुरुजी के साथ। और आज का सेशन यही खत्म करते हैं। नमस्कार।